प्रैक्टिस सेट है कॉमर्स का। ठीक, तो आइए हम बिना टाइम को वेस्ट किए अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहला हमारा क्या बोला है यहाँ पर कि आप प्लान, ठीक, आप प्लान इज द ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, यानी ये बोल रहा है जो आपका प्लान होता है, ठीक, आपका जो यहाँ पर क्या होता है प्लान होता है वो क्या करता है, किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक, इस स्टेटमेंट को किसने बोला था। ठीक, अगर हम लोग इसकी बात करते तो इसको किसने बोला था, तो ये एक स्टैटिक पोर्शन है। ठीक, ये क्या है आपका स्टैटिक पोर्शन है। ठीक, ये सब याद करने वाली चीज है। तो किसने बोला था ये सब, ये आपका बोला था किसने, एलन ने बोला था। ठीक, एलन ने क्या बोला था, आप प्लान इज अ ट्रैप। ठीक, कीवर्ड ध्यान रखिएगा, ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। ठीक, इस स्टेटमेंट को किसने बोला था यहाँ पर, एलन ने बोला था। यानी कि हिंदी में अगर बात करते हैं, योजना उस भविष्य पर कब्जा करने के लिए बिछाया गया एक जाल है जिसका यह कथन है। समझ आ रही बात ना, योजना क्या है, भविष्य के लिए है। समझ आ रही बात ना, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, प्लान की, फ्यूचर की बात कर रहा है। समझ आ रही बात ना, तो इसको किसने दिया था, एलन ने दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, एलन करेक्ट होगा। ठीक, इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं यहाँ पर, इतना आप समझ लीजिए क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है। समझ आ रही बात ना। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पर, डिबेंचर होल्डर आर। ठीक, अब डिबेंचर होल्डर जो होता है वो कौन होता है, कंपनी का ओनर होता है, या फिर कंपनी का कस्टमर होता है, या कंपनी का क्रेडिटर होता है। ये क्या है आपका क्रेडिटर, यानी कि कंपनी से उधार ली रहती है। ठीक, तो ये चीज बोल रहा है जो डिबेंचर होता है वो कंपनी का कौन होता है, ठीक, ओनर होता है, कस्टमर होता है, या फिर क्रेडिटर होता है। समझ आ रही बात ना। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, जो एक कैपिटल होती है, समझ आ रही बात ना, एक कंपनी के अंदर या एक फर्म के अंदर जो आपकी कैपिटल होती है कंपनी के अंदर, ठीक, कैपिटल मतलब पूंजी। ठीक, जो कैपिटल होती है वो दो तरीके से कंपनी अरेंज करती है। एक होती है आपकी यहाँ पर ओनर्स फंड होता है, एक होता है आपका यहाँ पर ओनर्स फंड होता है। ठीक, जो आपकी कैपिटल होती है दो तरीके की होती है, एक होता है आपका ओनर फंड होता है, एक होता है आपका बोरो फंड होता है। यानी कि अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो आप अपनी कंपनी के अंदर, ठीक, आप अपनी कंपनी के अंदर दो तरीके से कैपिटल को अरेंज करते हैं। एक होता है आपका ओनर फंड होता है, एक होता है आपका बोरो फंड होता है। समझ आ रही बात ना। ठीक, ओनर फंड की बात करते हैं तो ओनर फंड में आपका क्या क्या चीज आती है, ओनर फंड में आपका आता है इक्विटी शेयर आता है, ओनर फंड में आपका इक्विटी शेयर आता है और प्रेफरेंस शेयर आता है। समझ आ रही बात ना। ओनर फंड में क्या आता है आपका इक्विटी शेयर आता है और क्या आता है आपका यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर आता है। प्रेफरेंस शेयर आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर बोरो फंड की बात करते हैं तो बोरो फंड में क्या आता है आपका, बैंक लोन आ सकता है, बैंक से आपने लोन ले लिया, या फिर आपका यहाँ पे डिबेंचर वगैरह आ गया। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओनर फंड का मतलब क्या होता है, ओनर फंड का मतलब ये होता है कि जब अपना ओनर क्या करता है, ओनर अपने शेयर्स को क्या करता है, ओनर अपने शेयर्स को क्या करता है, डाइल्यूट करता है। डाइल्यूट करना मतलब किसी और को दे देता है, किसको, अदर पर्सन को। समझ आ रही बात ना। जब ओनर अपने शेयर का हिस्सा क्या करता है, अदर पर्सन का करता है, डाइल्यूट करता है, और उसके बदले अदर पर्सन से क्या लेता है, कैपिटल लेता है। समझ आ रही बात ना। कैपिटल लेने के बदले, यानी कि जब ओनर अपनी कंपनी के अंदर कैपिटल लेने के बदले जब शेयर्स को क्या करता है, यानी कैपिटल, जैसे मैं आपसे क्या कर रहा हूं, पैसा ले रहा हूं। समझ आ रही बात ना। मैंने क्या किया, आपसे पैसा ले लिया और उस पैसे लेने के बदले मैंने क्या किया, अपनी कंपनी की हिस्सेदारी आपको बांट दी। समझ आ रही ना, आपको दे दी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, ओनर फंड बोलते हैं। यानी कि मैंने अपनी कंपनी का शेयर बेचकर आपको क्या किया, ओनर बना दिया, आपसे पैसा लेकर आपको क्या कर दिया, ओनर बना दिया। इसको क्या बोलते हैं, ओनर फंड बोलते हैं। समझ आ रही बात ना। मगर जब हम लोग डिबेंचर की बात करते हैं तो डिबेंचर में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो ओनर होता है आपका, जो कंपनी का ओनर होता है, वो क्या करता है, आउटसाइडर से पैसा लेता है। समझ आ रही बात ना। यानी मनी या बोल दीजिए कैपिटल लेता है। ठीक, मगर उसके बदले उनको शेयर्स ना देकर क्या देता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। क्या देता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। समझ आ रही बात ना। इसको क्या देता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जब ओनर आउटसाइडर से पैसा लेकर उसको शेयर्स देता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड बोलते हैं, यानी इक्विटी शेयर बोल सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर बोल सकते हैं। ठीक, मगर जब ओनर पैसा लेकर
ना, जब ओनर पैसा लेकर उसके बदले उसको क्या देता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, यानी एक तरीका क्या हो गया, कर्जा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोरो फंड बोलते हैं। समझ आ रही बात ना। तो डिबेंचर आपका किसका पार्ट होता है, बोरो फंड का पार्ट होता है। डिबेंचर आपका किसका पार्ट होता है, बोरो फंड का पार्ट होता है, ठीक। और ये बताइए कि मैंने आपसे क्या किया, एज अ डिबेंचर वाली लोन ले लिया, समझ आ रही बात ना, मैंने आपसे लोन ले लिया, तो आप मेरे बिजनेस के लिए क्या बन जाओगे, क्रेडिटर बन जाओगे, नहीं बन जाओगे, क्रेडिटर बनोगे ना। तो ये ध्यान रखिए अगर यहाँ पर कि जो आपका डिबेंचर होता है वो ओनर नहीं होता। ओनर कौन होता है, ओनर आपका इक्विटी शेयर होल्डर होता है। ओनर कौन होता है, आपका इक्विटी शेयर होल्डर होता है। इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो क्या होता है, आपका ओनर होता है, ठीक। कस्टमर कौन होता है, जो भाई बिजनेस से क्या करता है, सामान वगैरह परचेस करता है, ठीक। उसके बाद क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर आपका डिबेंचर हो सकता है ना। आपको जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, आपके जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके क्रेडिटर होते हैं। समझ आ रही बात ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आ रही बात ना, ऑप्शन सी क्या होगा इसका यहाँ पर, करेक्ट होगा, ठीक। इसका ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक। ये ध्यान रखिएगा इसका। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। इससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आपका एमसीक्यू भी होता रहेगा। और ये आए हुए क्वेश्चन है, समझ आ रही बात ना। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चन है, समझ आ रही बात ना, ठीक। बढ़े आगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है आपका, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। समझ आ रही बात ना। अब क्या है यहाँ पे आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अब ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि अंगूर संचार। समझ आ रही बात ना, अंगूर संचार क्या होता है यहाँ पे, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जब आपकी कोई इंफॉर्मेशन ना या कोई आइडिया क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन क्या होता है, एक्सचेंज होता है। समझ आ रही बात ना। यानी कि हम लोग नॉर्मली अगर बात करते हैं कम्युनिकेशन, ठीक, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन, तो जो आपका कम्युनिकेशन होता है इसका मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं ना। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं आइडिया, इंफॉर्मेशन, ठीक, या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, या बोल दीजिए ओपिनियन को, ठीक, या फिर बोल दीजिए ओपिनियन को, ठीक। क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं आइडिया, इंफॉर्मेशन, पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन को, किससे, टू अदर पर्सन ना। जब हम लोग अदर पर्सन से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग से बात कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं अपने आइडिया, अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर रहा हूं, आपसे एक्सचेंज कर रहा हूं ना, ठीक। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जो ये कम्युनिकेशन होता है ये आपका दो तरीके का होता है। एक होता है आपका यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक होता है आपका यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक। अब देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं ना। जहां पर आपका क्या होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज करते हैं, समझ रहे बात ना, ठीक। जहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक। या फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल तरीके से लोगों से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझ आ रही बात ना, ठीक। मगर अगर इनफॉर्मल की बात करते हैं, इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, ठीक, तो मैं काम जब कर रहा हूं तो मैं क्या होऊंगा, फॉर्मल तरीके से काम कर रहा हूं, समझ आ रही बात ना, ठीक। फॉर्मल तरीके से काम कर रहा हूं, मगर जब मैं काम करते करते क्या कर रहा हूं, मेरे कुछ जो मेरे साथ जो लोग काम कर रहे होंगे, अदर इंप्लॉय जो काम कर रहे होंगे, वो क्या होंगे, कहीं ना कहीं मेरे दोस्त भी तो बन गए होंगे, ठीक। अब मैं दोस्त जो मेरे बन गए वो क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन हो गया। तो जब मैं उनसे बाहर निकलता तो वैसे ऑफिस के लैंग्वेज में तो बात करूंगा नहीं, भाई वो मेरे दोस्त बन गए, समझ आ रही बात ना। जैसे जब आप लोग स्कूल कॉलेज जाते थे, भाई क्लास के अंदर बैठे तब तो आप लोग फॉर्मल है, समझ आ रही बात ना। जब बाहर निकलते तो क्या होते हैं, वो आपके दोस्त बन जाते हैं, समझ आ रही बात ना। तो ये चीज बोल रहा है, जब हम लोग सोशली इंटरेक्ट करते हैं किसी से तो वो क्या होता है, आपका इनफॉर्मल होता है, समझ आ रही बात ना। वो क्या होता है आपका यहाँ पर इनफॉर्मल होता है, ठीक। तो यानी कि अगर फॉर्मल की बात करते हैं, यहाँ पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, ठीक। यहाँ पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यानी यहाँ पे क्या होता है आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, ठीक। और यहां पर क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है।
और ये क्या करता है यहाँ पे, ये किस लिए हम लोग करते हैं, ये हम लोग करते हैं साइकोलॉजिकल नीड के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। समझ आ रही बात ना, अपनी मानसिक संतुष्टि को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। समझ आ रही बात ना भाई, आप दोस्त यार क्यों बनाते हो, क्योंकि आप यहाँ पर क्या मिलता है आपको, यहाँ पर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। समझ आ रही बात ना, ठीक। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, अब देखिए यहां पर ये हो गया आपका इनफॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, जो आपका ग्रेपवाइन होता है, ठीक, आपका जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं किसका पार्ट होता है, पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये क्या होता है आपका, पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक। यानी इन 2 सेकंड, ये क्या होता है आपका, किसका पार्ट होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का होता है। समझ आ रही बात ना, ठीक। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, यहां पर क्या होता है, कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, सिस्टमैटिक मैनर होता है ना। यहां पर जो कम्युनिकेशन होता है, जो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन होता है वो क्या करता है, सिस्टमैटिक तरीके से होता है। यानी कि टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर। समझ आ रही बात ना, टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है। मगर जो इनफॉर्मल होता है, इसमें क्या होती है, इसमें इन्फॉर्मेशन जो होती है आपकी क्या होती है, बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है। समझ आ रही बात ना, इसमें क्या होती है आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, स्प्रेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या होती है, फैलती है। समझ आ रही बात ना, ठीक। और आपको पता होना चाहिए, जब इंफॉर्मेशन फैलती है तो उससे क्या क्रिएट होता है, र्यूमर क्रिएट होता है। समझ आ रही बात ना, र्यूमर मतलब क्या होता है, यहाँ पर अफवाहें होती है ना। र्यूमर मतलब क्या होता है, यहाँ पर अफवाहें होती हैं, ठीक। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अगर मान ली किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, किसको फॉलो किया जा रहा है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो किया जा रहा है। तो ये बताइए, अगर जहां पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो किया जाता है तो वहां पे देखते हो नहीं होंगे कितना अफवाहें उड़ती है ना। जैसे ऑफिस में उड़ता है, अरे बॉस का उससे चक्कर था, बॉस उसके साथ क्या करता है, पार्शियलिटी करता है। तो ये सब क्या होती है, अफवाहें होती है ना। तो ये ध्यान रखिए कि जहां पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वहां पर र्यूमर की चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसका कोई एविडेंस नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। यानी 100% एक्यूरेसी नहीं होती। यहाँ की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ की जो इंफॉर्मेशन होती है 100% एक्यूरेट नहीं होती है, 100% एक्यूरेट नहीं होती है। समझ आ रही बात ना, क्योंकि इसका कोई सोर्स नहीं पता, कहां से इंफॉर्मेशन आई कुछ पता नहीं चल पाता। मगर जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, यहां पर आपको सोर्स पता रहता है कि किस सोर्स से आपका ये आ रहा है। समझ आ रही बात ना, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ग्रेपवाइन क्या होता है आपका, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ग्रेपवाइन मतलब क्या होता है, अंगूर संचार ना। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर संचार, यानी अंगूर संचार की बात करें। आपको पता है अंगूर का कैसा शेप होता है भाई, एक होता है ऐसे ऐसे ढेर सारी चीजें होती नहीं होती है। समझ आ रही बात ना, यानी इसका कोई यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक एजेंडा। समझ आ रही बात ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं होता। तो यहाँ ध्यान रखिए कि ग्रेपवाइन की अगर बात करते हैं, ठीक, तो ग्रेपवाइन में क्या होता है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक एजेंडा। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं होता है। समझ आएगा ना, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं होता, यानी कोई चीज फिक्स नहीं होती कि हमको किस पर्पस के लिए कम्युनिकेशन करना है, ऐसा कोई पर्पस नहीं होता। या फिर लिख दीजिए यहाँ पर नॉट स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि इस कम्युनिकेशन का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। एमसीक्यू में ये सारे कीवर्ड आपको मिलेंगे। समझ आ रही बात ना, ठीक। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, बढ़े आगे, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या होता है, इनफॉर्मल होगा। ग्रेपवाइन कैसा होता है आपका, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। समझ आ रही बात ना, ठीक। बढ़ा आगे, ठीक। तो यानी मैंने यहाँ पर इनफॉर्मल क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर दिया है, फॉर्मल क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब रिटर्न क्या होता है, रिटर्न मतलब क्या होता है, जहां पर लिख के आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन आपको किसके हो रही है, रिटर्न के थ्रू हो रही है। जैसे हम लोग एग्रीमेंट बना रहे हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या करता है, पार्टनरशिप डीड होती है, रिटर्न फॉर्म में होती है ना, तो क्या होगा, रिटर्न में हो गया। समझ आ रही है, जब हम लोग लिख कर कोई कम्युनिकेशन करते हैं वो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है ना। जैसे व्हाट्सएप पर चैट वगैरह करते हो, कैसी होती है, रिटर्न होती है। रिटर्न के साथ साथ क्या होती है आपकी, इनफॉर्मल भी होती है। समझ आ रही बात ना, ठीक। बढ़ा आगे, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ आ रही बात ना, ठीक, व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित इसमें से कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। समझ आ रही बात ना, यानी कि हम लोगों ने बात किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात किया था, ठीक। हम लोगों ने किसकी बात किया था, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी किसकी बात किया था, हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए हम लोगों ने बात किया था किसकी, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पहले पढ़ा था हम लोग किसके बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक। और फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब लेक्चर मैंने ले चुका है, इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है उसको आप जाके देखिएगा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग किससे रिलेटेड स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल से रिलेटेड स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, और स्मॉल यूनिट से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ठीक। यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं, स्मॉल यूनिट की बात करते हैं, ठीक। मैक्रो में किसकी बात करते थे, यहाँ पर हम लोग टोटल की बात करते हैं और एग्रीगेट लेवल की बात करते थे। जब हम लोग एग्रीगेट प्रॉब्लम की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, तो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मगर जब हम लोग किसी स्पेसिफिक एक चीज की बात करते हैं तो क्या होता है आपका इंडिविजुअल, और यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। समझ आ रही बात ना, ठीक। या फिर बोल दीजिए एज अ होल बात करते हैं हम लोग किसी चीज की। इसमें क्या क्या चीज आई थी आपकी यहाँ पर, इसमें आपका आता है जैसे आपकी यहाँ पे बात करते हैं किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात कर देते हैं ना, किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात कर लिया हमने, या फिर इंडिविजुअल डिमांड की बात कर लिया, ये भी किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया। इंडिविजुअल मांग के बारे में बात किया, यानी इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात किया। मगर यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग जैसे जनरल प्राइस लेवल की बात करिए कि हमारे देश में जनरल प्राइस लेवल क्या चल रही है, ठीक, उसकी बात कर लिया। या फिर हम लोग किसकी बात कर लिया, एम्प्लॉयमेंट की बात कर लिया, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर लिया, एम्प्लॉयमेंट की बात कर लिया। या फिर हमने किसकी बात कर लिया, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लिया। समझ आ रही बात ना, ये सब किस में आता है आपका भाई, एम्प्लॉयमेंट या हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है ना। तो जब हम लोग पूरे कंट्री लेवल पे बात करते हैं, ठीक, तो वो क्या होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मगर जब हम लोग स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं तो वो क्या होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और ये क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक। तो यहां पर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि ये ध्यान रखिएगा, नॉट पूछ रहा है, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है इसमें से। समझ आ रही बात ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या नहीं है इसमें पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सबसे पहले बोला प्रोडक्ट प्राइसिंग ना, अगर हम लोग प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या होता है, किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक प्रोडक्ट की प्राइस की बात कर रहे हैं, तो यानी हम लोग इस प्रोडक्ट की प्राइस की बात कर रहे हैं, तो ये भाई इंडिविजुअल है ना, ये स्पेसिफिक बात कर रहा है। जब स्पेसिफिक बात करता है इसका मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यानी कि ये ऑप्शन तो होगा, यहाँ पूछ कह रहा है नॉट, यहाँ पूछ कह रहा है नॉट, नहीं है, ये तो है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन क्या बोला, नॉट, क्या नहीं है। यहाँ पर ये तो है, ये तो कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक। दूसरा बोला फैक्टर प्राइसिंग, भाई फैक्टर प्राइसिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे होता है, स्पेसिफिक चीज पे होता है, ये भी किसका पार्ट है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। समझ आए बात ना। एक हो रहा है यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल मैंने अभी बताया था ना, जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरे कंट्री की प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कंट्री लेवल पे प्राइस की बात कर रहे हैं। जब कंट्री लेवल पे हम लोग जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये आपका किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है, ठीक। तो यानी ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक। तो यानी ये ऑप्शन क्या है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ आ रही बात ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आ रही बात ना। और स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फंड, ये भी किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये भी किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक। इसको आप लोग इस तरीके लिख दीजिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए, देखिए ऐसे पढ़िए, ये इकोनॉमिक्स यानी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, दो होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, क्या क्या एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ऐसे एग्जांपल आप याद कर लीजिए, प्रोडक्ट प्राइसिंग,
प्रोडक्ट प्राइसिंग, इस तरह आपकी नोट्स भी बनती जाएगी। ठीक, दूसरा क्या बोला, फैक्टर प्राइसिंग आता है इसके अंदर, फैक्टर प्राइसिंग और स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म। समझ आ रही बात ना? ठीक, मगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है आपका भाई, यहां पर आपका एग्रीगेट लेवल पे बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। हाँ, और उसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक, यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, क्योंकि महंगाई तो सभी के लिए है ना, पूरे देश की प्रॉब्लम है, किसी एक की तो प्रॉब्लम है नहीं। इन्फ्लेशन हो गया, या फिर डिफ्लेशन की बात करते हैं, या फिर किसकी बात करते हैं, डिफ्लेशन की बात करते हैं। ठीक, या फिर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं, जनरल प्राइस लेवल की बात कर लिया। ठीक, तो ये सब किसकी बात है, ये सब किसका पार्ट है, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक, तो ये क्या बन गया, आपका नोट बन गया, नोट्स। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, तो यानी मेरा पर्पस यही है यहाँ पर कि मैं एक ऑप्शन को क्या करूँ, एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्या क्लियर हो। ठीक, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर सिर्फ टिक करा के चला जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर हर एक ऑप्शन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। ठीक, अगर कोई डायरेक्ट भी इस वीडियो देख रहा है बिना टॉपिक पढ़े तो उसके लिए भी समझ आएगा। समझ आ रही बात ना? बढ़े आगे। लाइफ मेंबरशिप फीस इज समझ आ रही बात ना? लाइफ मेंबरशिप फीस की बात कर रहा है कि वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, दायित्व। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है यहाँ पर, दायित्व। इनकम ना, इनकम मतलब क्या होता है यहाँ पर, गेन की बात कर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करने की बात कर, एसेट मतलब संपत्ति की बात कर रहा है। समझ आ रही बात ना? यानी दायित्व, इनकम मतलब क्या हो गया, आय हो गया, और एक्सपेंडिचर मतलब व्यय हो गया, और एसेट मतलब संपत्ति। एसेट मतलब क्या होता है, संपत्ति। समझ आ रही बात ना? ठीक, तो ये बोल रहा है कि जो मेंबरशिप फीस होती है वो क्या होती है आपके लिए ना, मेंबरशिप फीस होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस। हाँ, लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, वो क्या होती है, बिजनेस के लिए वो आपकी लाइबिलिटी होती है, इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होती है, या फिर एसेट होती है। क्या होती है, कोई आइडिया बताइए जल्दी से, कुछ आप लोग भी बताइए ऑप्शन। देखिए, आप लोग तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इतना जान लीजिए, आपका एम कंप्लीट हुआ तो घर वाले खुश, अगर आपका एम नहीं कंप्लीट हुआ तो बाहर वाले खुश। तो आपकी मर्जी है कि आप किसको खुश करना चाहते हैं, घर वालों को या फिर बाहर वालों को। समझ रही बात ना? क्योंकि अगर आप सक्सेस नहीं हो तो बाहर वाले खुश होंगे, अगर आप सक्सेस होंगे तो घर वाले खुश होंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको खुश करेंगे, घर वालों को कि बाहर वालों को। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फीस इज ठीक, अगर लाइफ मेंबरशिप फीस की बात करता हूं मैं, लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक, जो आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस होती है क्या होती है, वन टाइम पेमेंट होती है। क्या होती है, वन टाइम पेमेंट होती है। ठीक, यानी कि लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है वो क्या होती है, वन टाइम पेमेंट हमने ली। जब हमने भाई लाइफ टाइम की मतलब क्या होता है, एक बार हमने क्या करी, पेमेंट ले ली। अब एक बार में पेमेंट लेने का मतलब क्या होता है, पेमेंट हमने एक बार ली और सर्विस उसको क्या करेंगे हम लोग, हर मतलब पूरी लाइफ टाइम उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वन टाइम पेमेंट किया हमने किसके लिए, फॉर अवेलिंग सर्विस, फॉर अवेलिंग सर्विसेज, यानी सेवाओं का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे हमेशा के लिए, और उसके लिए हमने क्या किया, वन टाइम पेमेंट कर दिया। ठीक, जब हम लोग ने वन टाइम पेमेंट कर दिया, ठीक, जब वन टाइम पेमेंट कर दिया तो ये किस में आएगा आपका, ये आपका आएगा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है। ये फिर किसका पार्ट होगा, पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। ये किसका पार्ट होगा, पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। समझ आ रही, ये किसका पार्ट हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पेमेंट जब वन टाइम आपको, जब आपको एक बार में पैसा आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। जब ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट आ गई, और कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग कहाँ पर ऐड करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड इन कैपिटल फंड में ना। कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। और आप सबको पता है कि कैपिटल फंड जो होती है ना,
यानी जो आपका कैपिटल फंड होता है वो कहाँ पे होता है, एसेट साइड होता है कि लाइबिलिटी साइड होता है? तो कैपिटल आपकी कहाँ होती है, लाइबिलिटी साइड होती है। बैलेंस शीट आपने देखा होगा ना कि कैसे वो आपका जो कैपिटल होती है कहाँ लिखी जाती है, लाइबिलिटी साइड लिखी जाती है। इस वजह से इसको कहाँ इसको किधर लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिखते हैं किधर, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि कैपिटल फंड में गया तो इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड। इस वजह से आपका जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो क्या होगा, आपका लाइबिलिटी होगी। समझ आ रही बात ना, वो क्या होगा आपका यहाँ पर, लाइबिलिटी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, लाइबिलिटी होगा, यानी दायित्व होगा। ठीक, तो ये मैंने जो नोट बनाया है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ आया ना। बाकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे पहुंच जाती है क्लास होने के बाद ना, टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, वन टाइम पेमेंट होती है। वन टाइम पेमेंट की वजह से ये क्या बन जाता है, आपका कैपिटल रिसिप्ट बन जाता है। और कैपिटल रिसिप्ट कहाँ पे ऐड किया जाता है, आपका कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। और कैपिटल फंड किधर साइड रिकॉर्ड की जाती है, लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड की जाती है, ना कि एसेट साइड। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, लाइबिलिटी बोलते हैं। यानी ये क्या हो गया आपका, कहीं ना कहीं लाइफ मेंबरशिप फीस जो आप रिसीव कर रहे हो वो क्या हो गई, आपकी लाइबिलिटी हो गई। भाई किसी ने आपको पैसा एक टाइम दे दिया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके ऊपर क्या हो गया, एक बर्डन हो गया ना कि भाई उसने मुझे पैसा जमा कर रखा तो उसको सर्विस देनी है। तो ये आपकी क्या बन गई यहाँ पर, लाइबिलिटी बन गई, नहीं बन गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है ना। ठीक, कंपलसरी आपको उसको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि वो आउटसाइडर है। समझ आ रही बात ना। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बाकी मैं इनकम की बात करता हूं। इनकम क्या होता है, इनकम वन टाइम पेमेंट नहीं होती है, यानी ये वन टाइम नहीं होता। इनकम कभी आपका वन टाइम नहीं होता। ठीक, एक्सपेंस भी आपका वन टाइम नहीं होता है। ठीक, और एसेट जो होती है ये क्या होती है, आपकी संपत्ति होती है। ठीक, एसेट क्या होती है आपकी यहाँ पर, संपत्ति होती है। अगर आप पे कर रहे होते तब ये एसेट बन गया होता ना। अब आपके ऊपर आया है, आपने रिसीव किया तो क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। समझ आ रही बात ना। तो ये ध्यान रखना कि अगर ये क्या हो रहा था, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या कहता है, अगर आप पे कर रहे थे तो क्या बन जाती, एसेट बन जाती। ठीक, अगर आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, रिसीव कर रहे हो तो क्या बन जाती है, आपकी लाइबिलिटी बन जाती। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप पे कर रहे हो तो किसी और को ना, किसी और को आप क्या कर रहे थे, एक बार में पेमेंट कर दिया, ठीक, तो आपकी एसेट बन गई। जैसे आपने क्या किया, पूरी फीस आपने क्या करी, स्कूल में या कॉलेज में एक बार में जमा कर दी, तो आपकी एसेट होगी क्योंकि आपने पैसा जमा कर दिया, आप उसकी सर्विस यूज करेंगे। समझ आ रही बात ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बड़े आगे। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ डेटाबेस कंप्यूटर का पोर्शन है। नेक्स्ट, गुडविल। गुडविल क्या होता है, ठीक, गुडविल की बात करते हैं। गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन होता है ना, यानी भौकाल की बात कर रहा है। समझ आ रही बात ना। ठीक, गुडविल मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका रेपुटेशन होता है। समझ आ रही बात ना। जब बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी गुडविल होती है वो किस टाइप की एसेट होती है, टेंजिबल एसेट होती है कि इनटेंजिबल एसेट होती है, करंट एसेट होती है कि नॉन ऑफ दीज। समझ आ रही बात ना। ठीक, पहले मैं क्या करूंगा, वन बाय वन सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। टेंजिबल एसेट क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट क्या होती है, और करंट एसेट क्या होती है। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो देखिए अगर हम लोग एसेट की बात करते हैं, एसेट मतलब संपत्ति। ठीक, अब यहां पर बात करें क्या, एक होती है आपकी यहां पर टेंजिबल एसेट होती है, टेंजिबल एसेट होती है, एक होती है आपकी यहां पर इनटेंजिबल होती है। ठीक, एक होती है आपकी यहां पर करंट एसेट होती है। ठीक, ये तीनों आपको ऑप्शन में दिया था, तो वन बाय वन मैं क्या करूंगा, सबको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं टेंजिबल एसेट क्या होती है, तो टेंजिबल एसेट हमारी ऐसी संपत्ति होती है या फिर ऐसी एसेट होती है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। समझ आ रही बात ना। जैसे हमारा कैमरा, ठीक, जैसे हमारा बोर्ड, ये क्या हो गया आपका, हमारा टेंजिबल एसेट है क्योंकि हम इसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो टेंजिबल एसेट क्या होती है, ये आपकी ऐसी एसेट होती है, टेंजिबल एसेट आपकी ऐसी एसेट होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं प्लस सीन भी कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। समझ आ रही बात ना। टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक, मगर अगर इनटेंजिबल एसेट की बात करते हैं, ये आपकी ऐसी एसेट होती है, ठीक, ये आपकी ऐसी एसेट होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं और ना ही इसको देख भी नहीं सकते हैं।
समझ आ रही बात ना, इसको हम लोग ना टच कर सकते हैं ना ही इसको देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका इंटेंजिबल एसेट हो गई। समझ आ रही बात ना, यानी इंटेंजिबल एसेट आपकी ऐसी एसेट होती है जिसको हम लोग ना देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। ठीक, अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं जैसे मशीनरी, टेंजिबल की अगर बात करते हैं मशीनरी, मशीन को आप देख सकते हो टच कर सकते हो ना, ये क्या हो गया आपका मशीनरी हो गया। ठीक, फर्नीचर हो गया, ठीक फर्नीचर हो गया, ठीक कार हो गया, ये सब क्या हो गया आपका भाई टेंजिबल एसेट है। ठीक, मगर हम लोग बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट की, तो इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या आ सकता है आपका यहाँ पे, जैसे पेटेंट्स, ठीक पेटेंट्स आ गया, 2 सेकंड स्पेलिंग गलत है, पेटेंट्स, समझ आ रही बात ना, या फिर आपका क्या आ गया गुडविल, समझ आ रही बात ना, गुडविल भाई आपकी कितनी रेपुटेशन है, क्या वो कोई टच कर सकता है क्या, नहीं, वो तो हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। समझ आ रही बात ना, एग्जैक्ट हम लोग देख नहीं सकते ना ही टच कर सकते हैं आपकी कितनी मार्केट में पहचान है या कितनी आपकी गुडविल है या कितनी आपकी रेपुटेशन है। रेपुटेशन कभी फील की जाती है हमेशा, कभी टच और देखी नहीं जा सकती। ठीक, अब करंट एसेट की बात करते हैं, तो करंट एसेट क्या होता है आपकी ऐसी एसेट होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसका पर्पस क्या होता है, जिसका पर्पस क्या होता है सेल करना। ठीक, सेल कर देते हैं या फिर कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसी एसेट को हम लोग क्या करते हैं सेल करते हैं या फिर क्या कर देते हैं कन्वर्ट करते हैं इनटू कैश। ठीक, यानी जो संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं या फिर बेच देते हैं, किसमें विथ इन 1 ईयर, यानी कि जो संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं पर्पस हमारा ये आता है कि 1 साल के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट कर दो, ऐसी संपत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं करंट एसेट बोलते हैं। समझ आ रही बात ना, इसका मेन पर्पस क्या होता है, अगर इसका पर्पस बात करते हैं, इसका मेन पर्पस होता है यहाँ पर सेल करना। समझ आ रही बात ना, जो संपत्ति को हम लोग बेचने के लिए ही खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं करंट एसेट बोलते हैं। जैसे नॉर्मल अगर बात करते हैं हम लोग, नॉर्मल फर्नीचर हमारे लिए क्या होता है फिक्स एसेट होता है ना, फिक्स एसेट होता है या फिर नॉन करंट एसेट होता है। क्यों, क्योंकि उसको हम लोग बेचने के पर्पस नहीं कर रहे हैं। भाई अगर आपके घर में एक बार फर्नीचर या एक बार फ्रिज आती है, क्या बार बार खरीदते हो क्या, हर साल फ्रिज खरीदते हो क्या, नहीं ना। ठीक, मगर अगर यही आपकी फ्रिज की दुकान होती, खुद की फ्रिज की दुकान होती, तब तो वहां पर आप क्या करते हैं बार बार फ्रिज खरीदते हो, बार बार बेचते हो। ठीक, तो ये चीज बोल रहा है कि जिस संपत्ति को आप बार बेचने के पर्पस से लाए उसको क्या बोलते हैं करंट एसेट बोलते हैं। और करंट एसेट की ये खासियत होती है उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर देते हैं कितने समय के अंदर, विद इन 1 ईयर के अंदर। समझ आ रही बात ना, इसको हम लोग खरीदते हैं। जैसे मान लो मेरी मोबाइल की दुकान थी, तो मेरे दुकान में जितने भी मोबाइल रखे गए होंगे, मैं तो चाहता हूं ना कि भाई जल्दी से जल्दी बिके और मेरे पास पैसा है। ठीक, तो यानी उस संपत्ति को, मोबाइल कहीं ना कहीं स्टॉक है, ठीक, उस संपत्ति को बेच के मैं क्या करूंगा कैश में कन्वर्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। ठीक, तो ये चीज बोला। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसा आपका स्टॉक ना, स्टॉक हो गया आपका, डेटर हो गया, ठीक, ये सब क्या है आपके करंट एसेट है। समझ आ रही बात ना, ये सब क्या है आपके करंट एसेट है। मगर जो संपत्ति को आप 1 साल के अंदर बेचते नहीं हो ना, जो संपत्ति को आप बेचने के पर्पस से नहीं खरीदते हो, जैसे फर्नीचर हो गया, भाई फर्नीचर हो गया या एसी मैंने लगवा दिया, तो ये सबका पर्पस मेरा क्या होता है कि भाई मैं इसको यूज करूंगा ना, अपने बिजनेस में यूज करूंगा, इससे मैं क्या करूंगा अपने बिजनेस को और स्मूथली रन कराऊंगा, तो उसको क्या बोलते हैं आपको नॉन करंट एसेट बोलते हैं। मगर जो करंट एसेट होती है आपकी, उसका पर्पस क्या होता है बेचना ही होता है, उसको बेच के हम लोग क्या करते हैं 1 साल के अंदर कन्वर्ट कराते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो यानी इसका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, जो गुडविल होती है आपकी क्या होती है आपकी इनटेंजिबल एसेट होती है, क्योंकि गुडविल को हम लोग, जो आपकी गुडविल होती है वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म होती है, रेपुटेशन ऑफ फर्म, यानी आपके बिजनेस की क्या होती है, और जो आपकी रेपुटेशन होती है उसकी क्या होती है यहाँ पर वैल्यू क्या होती है आपकी गुडविल होती है। ठीक, और जो गुडविल होती है वो क्या होती है आपकी इनटेंजिबल होती है। गुडविल क्या होती है आपकी यहाँ पर इनटेंजिबल होती है। इसको क्योंकि हम लोग उसको टच नहीं कर सकते, उसको ना टच कर सकते हैं और ना ही उसको देख सकते हैं। समझ आ रही बात ना, तो इसलिए क्या होता है गुडविल आपका क्या होगा, आपका इनटेंजिबल एसेट होगा। ठीक, गुडविल क्या आपका इनटेंजिबल एसेट है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़े आगे। ठीक, नेक्स्ट, द सेकेंड ग्लास ऑफ एप्पल जूस। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला है, द सेकेंड ग्लास ऑफ एप्पल जूस गिव्स टू लेजर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, दिस इज अ केस ऑफ। समझ आ रही बात ना। ठीक, अगर इसको देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डीओम्यू। समझ आ रही बात ना, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दिया हुआ है, लॉ ऑफ डीओम्यू दिया हुआ है,
ना, यानी डिमिसिंग रिटर्न दिया हुआ, लॉ ऑफ डिमिसिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ यानी डीएमयू दिया हुआ है, ये डिमिसिंग रिटर्न है, ठीक। और क्या दिया हुआ, लॉ ऑफ सप्लाई दिया हुआ, ठीक। तो यानी इतने सारे लॉ दिए हुए हैं और ये लॉ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी वेस्ट अर्थशास्त्र में। ये सब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही बात ना, ठीक। तो मैं इसको सॉल्व कराने से पहले मैं डिटेल में क्या करूंगा, सारी चीजों के बाद डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं किसकी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं ना। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक। इसको डिटेल में देखिएगा, इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और मैं थोड़ा सा इसको इजी तरीके से कोशिश करूंगा। समझ आ रही बात ना, ठीक। देखिए अगर हम लॉ ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, उत्पादन। समझ आ रही बात ना, ठीक। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री के अंदर हमको उत्पादन ज्यादा करना है यानी प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, तो हमको पता है कि अगर मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करनी है ना, या फिर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मेरी फैक्ट्री चलती है, तो यार मैंने सोचा है मुझे आपकी बात प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाना है। समझ आ रही बात ना, मुझे क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा सामानों का उत्पादन करना पड़ेगा और ज्यादा सामान का उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा इनपुट का यूज होगा। समझ आ रही बात ना, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई एंटरप्रेन्योर, समझ आ रही बात ना, ये लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या बोलता है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर, ठीक, वो प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर क्या करना चाहता है, प्रॉफिट यानी लाभ ज्यादा कमाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। तो उसको प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। जब उसको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, इनपुट ना, इनपुट यानी इनपुट में आपका क्या आ सकता है, इनपुट हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फैक्टर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझ आ रही बात ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फैक्टर को ज्यादा यूज करना पड़ेगा। समझ आ रही बात ना, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट ज्यादा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तभी तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। जब आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, वो प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इनपुट की ज्यादा जरूरत करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल हो गया, भाई अगर आपको ज्यादा सामान बनाना है तो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, जैसे आपको पार्ले जी बिस्कुट बहुत ज्यादा बनाना है, ठीक, तो आपको पार्ले जी बिस्किट बनाने के जो मटेरियल लगता है वो भी ज्यादा मंगाना पड़ेगा, ठीक। रॉ मटेरियल भी ज्यादा लगेगा, लेबर भी ज्यादा लगेगा। समझ आ रही बात ना, लेबर भी ज्यादा लगेगा और उसके बाद आपकी क्या लगेगी, कैपिटल भी ज्यादा लगेगी। समझ आ रही बात ना, तो ये सब क्या है, फैक्टर कहीं ना कहीं आपका क्या है भाई, सब चीजें ज्यादा लगेंगी नहीं लगेंगे, ठीक। तो ये चीज बोल रहा है कि जो आपका लॉ ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अच्छा रुकिए, पहले मैं बताता हूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। फैक्टर की बात करते हैं अगर ना, अगर हम लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं, 2 सेकंड, अगर हम लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं, फैक्टर की बात करते हैं, ठीक। तो आपको जो फैक्टर होता है 2 तरीके का होता है, ठीक। सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। जो आपका फैक्टर होता है 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर होता है, एक होता है आपका यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर होता है, एक होता है आपका यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर होता है। एक होता है आपका वेरिएबल फैक्टर होता है, एक क्या होता है आपका यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर होता है। वेरिएबल फैक्टर की बात करते हैं, ये ऐसा फैक्टर होता है जिसमें हमारा क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल आपका वेरिएबल फैक्टर में आता है, या फिर आपका लेबर वेरिएबल फैक्टर में आता है, ठीक। तो ये ऐसा फैक्टर होता है कि जब आपको प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, अगर मुझे उत्पादन ज्यादा करना है, अगर मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करना है, तो मुझे इनका यानी कि आपको जो वेरिएबल फैक्टर है, समझ रहे बात ना, जो आपका वेरिएबल फैक्टर, अगर मुझे सामान ज्यादा बनाना है तो वेरिएबल फैक्टर मतलब आपका लेबर और आरएम यानी रॉ मटेरियल, ये भी क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। भाई अगर मुझे पहले मैं 200 यूनिट बिस्किट बना रहा था, 200 पैकेट बिस्किट बनाता था, अब मुझे 400 पैकेट बिस्किट बनानी है, ठीक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई 200 बना रहा था, अब 400 पैकेट बना रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे लेबर भी ज्यादा लगेंगे और रॉ मटेरियल भी ज्यादा लगेगी। जब हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाते हैं ना, तो यानी कि ऐसे फैक्टर होते हैं जो क्या होते हैं, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं। समझ आ रही बात ना, यानी क्या होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसकी तरफ, ये आपके इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, ये क्या होता है, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये ऐसे फैक्टर होते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ प्रोडक्शन। समझ आ रही बात ना, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इस फैक्टर का यूज भी क्या होगा, मांग क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो इनकी मांग क्या होगी, कम होगी। समझ आ रही बात ना, ये आपका वेरिएबल फैक्टर होता है, ठीक। मगर फिक्स फैक्टर की बात करते हैं, फिक्स फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जिसमें आपका मशीनरी आ गया, ठीक, जैसे मशीनरी हो गया, कैपिटल वगैरह हो गई, ठीक, ये सब क्या हो गया, आपका फिक्स फैक्टर हो गया। समझ आ रही बात ना, तो यानी कि ध्यान रखिएगा, शॉर्ट रन के केस में अगर कम समय की बात करते हैं तो ये फैक्टर क्या रहते हैं,
फिक्स्ड रहते हैं। समझ आई बात ना, यानी कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि शॉर्ट रन के केस में, अगर शॉर्ट रन मतलब क्या होता है, कम समय, ठीक, कम समय में क्या रहता है, अगर आपके प्रोडक्शन बढ़े या घटे, आपकी प्रोडक्शन बढ़े या घटे, मगर ये फैक्टर क्या रहते हैं, ये फैक्टर आपके क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। समझ आए बात ना, आपका प्रोडक्शन बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं होता, ये फैक्टर क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक, जैसे मान लो मैं पहले 100 यूनिट बिस्किट बना रहा था, अब मैं 120 यूनिट बिस्किट बना रहा हूँ या 125 यूनिट बिस्किट बना रहा हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि मैं मशीन नहीं ले आऊंगा, जगह नया ले आऊंगा। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो जो जो फैक्टर आपके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं। मगर जो फैक्टर आपके चेंज नहीं होते हैं प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स फैक्टर बोलते हैं। जैसे मशीनरी हो गया, लैंड हो गया। समझ आ रही बात ना। जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, ठीक, कोचिंग मेरे क्या हो गया, 4 बच्चे बढ़ गए, 4 बच्चे बढ़ गए, क्या मैं 4 बच्चे बढ़ने की वजह से क्या मैं एक रूम और ले लूंगा, क्या नहीं लूंगा ना। समझ आ रही बात ना, क्योंकि क्या है भाई, फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं कर सकते कम समय में। समझ आ रही बात, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म में फिक्स फैक्टर को भी क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं। मगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, ओनली वेरिएबल फैक्टर क्या होता है आपका, चेंज होता है। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी आगे और डिस्कस करते हैं। समझ आ रही बात ना। ठीक, देखिए 2 मिनट, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो आपको लॉ, ये क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्शन है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन जो है आपका, इसको एनालिसिस 2 पीरियड में किया गया है। ठीक, एक होता है आपका शॉर्ट रन, एक होता है आपका शॉर्ट रन होता है, एक होता है आपका लॉन्ग रन होता है। ठीक, एक होता है आपका शॉर्ट रन होता है, क्या होता है आपका लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन की बात करते हैं यहाँ पर, तो शॉर्ट रन में क्या होता है, अगर आपको प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो आप यहाँ पर क्या करते हो, सिर्फ एक इनपुट को बढ़ाते हो। समझ आ रही बात ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, इस शॉर्ट रन में क्या होता है, 2 सेकंड, अंडर दिस टाइम पीरियड, अंडर दिस टाइम पीरियड प्रोडक्शन can be increased by only using one factor increase। समझ रहे बात ना। यानी कि अगर आपको प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ानी है, ठीक, तो उसको हम लोग किसके बढ़ाएंगे, सिर्फ एक फैक्टर को बढ़ाएंगे, और अदर फैक्टर क्या आएंगे, अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। समझ आ रही बात ना। जब हम लोग किसी एक यूनिट को, समझ आ रही बात ना, जब हम लोग किसी एक यूनिट को चेंज करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक, वो क्या होता है, शॉर्ट रन होता है। यानी शॉर्ट रन का जो शॉर्ट रन होता है, ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को सिर्फ एक यूनिट को बढ़ाकर क्या करता है, वाले अपनी एक फैक्टर को बढ़ाकर क्या करता है, चेंज करता है प्रोडक्शन को। अदर फैक्टर क्या होता है, उसके कांस्टेंट होते हैं। समझ आ रही बात ना। जैसे मुझे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो मैंने क्या किया, सिर्फ लेबर बढ़ा दिया। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे क्या करना था, प्रोडक्शन बढ़ाना था, मुझे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सिर्फ मैंने क्या किया, ओनली लेबर को बढ़ाया, ओनली मैंने क्या किया, लेबर को बढ़ाया। ठीक, और अदर क्या थे, बट अदर, लेबर के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। अदर फैक्टर क्या थे मेरे यहाँ पर, कांस्टेंट है। ठीक, तो ये चीज बोला है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, आपका शॉर्ट रन होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मगर जब हम लोग अपने बिजनेस के प्रोडक्शन, यानी जो हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्शन होता है, उसको लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ पर हम लोग किसको फॉलो, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग किसको फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक, शॉर्ट रन के केस में हम लोग किसको फॉलो करते हैं, कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है वेरिएबल, तो यहाँ पर लोग जो प्रोडक्शन चेंज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, वेरिएबल फैक्टर के अकॉर्डिंग। समझ आए ना। जब प्रोडक्शन यहाँ पे चेंज होता है या प्रोडक्शन बढ़ता है, किसके अकॉर्डिंग होता है, वेरिएबल फैक्टर के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक, अगर इसके केस की बात करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक, जो इसका इनिशियली, ठीक, जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ठीक, यानी हम लोग जब यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं, तो इनिशियली क्या होता है आपका, जो आपका टोटल प्रोडक्ट होता है, जो आपका क्या होता है यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, यानी जो टोटल प्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ आ रही बात ना। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, किस पे, एट इंक्रीजिंग रेट।
समझ रहे बात ना, जब आप एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, समझ रहे ना, जब मैं लेबर को बढ़ाकर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियली जो आपका टोटल प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है किससे, इंक्रीजिंग रेट से ना, यानी बढ़ता है और तेजी से बढ़ता है। ठीक, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज तो होता है, जो आपका टोटल प्रोडक्शन होता है टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो इंक्रीज तो होता है, इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, यानी कि फिर धीरे धीरे होता है, यानी कि उसकी बढ़ने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, डिमिनिशिंग रेट। ठीक, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आपका क्या होता है, यहाँ पर डिक्लाइन करने लगता है, लास्ट में क्या होता है, यहाँ पर डिक्लाइन करने लगता है आपका प्रोडक्शन। समझ आ बात ना, जैसे आपके यहाँ क्या कहता है, एक दीवार पे आपने एक दीवार आपको प्लास्टर करानी थी, ठीक, तो उस दीवार पे आपने क्या किया, एक लेबर लगाया तो काम धीरे धीरे हो रहा था, फिर आपने 2 लेबर लगाया, काम तेज हो रहा था, फिर आपने 3 लेबर लगाया, समझ आ रही बात ना, ठीक, 3 लेबर लगाया तो काम तो हो रहा है, मगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पर भाई एक दीवार पे 2 लेबर सफिशियंट थे, आपने 3 लेबर लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर का आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो भाई, ओवर यूटिलाइज कर रहे हो, यहाँ पर समझ आ रही बात ना, ओवर यूज कर रहे हो। जब आप ओवर यूज करते हो तो चीजें क्या होती है, आपकी डिक्लाइन करने लगती है। फिर उसके बाद आपने 4 लेबर लगाया तो आपको क्या होने लगेगा, यहाँ पर नुकसान होने लगेगा, क्योंकि जब 4 लेबर एक दीवार पर काम करेंगे तो वो लोग काम कम करेंगे, बात ज्यादा करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, काम आपका कम होगा। तो ये चीज बोल रहा है कि स्टार्टिंग क्या होता है, जब आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर, जब आप लेबर को बढ़ाकर प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो स्टार्टिंग क्या होता है, आपका जो टोटल प्रोडक्शन होता है, जो टोटल उत्पादन आ रही है ना, जो आपका उत्पादन होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, इंक्रीजिंग रेट होती है, मगर फिर आपने और लेबर बढ़ाया, फिर आपको जो उत्पादन है वो क्या हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी डिक्रीजिंग रेट पे हो रही है, धीरे धीरे आपकी कम होने लगती है, स्लो होने लगती है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपने और लेबर बढ़ाया, यानी कि लेबर की जरूरत उतनी थी नहीं, मगर लेबर आपने क्या किया, और ज्यादा एक्स्ट्रा लगा दिया। जब ज्यादा एक्स्ट्रा लेबर लगाओगे बेवजह तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन कम होने लगेगा। समझ आ रही बात ना, आपकी चीजें क्या होंगी, कम होने लगेंगी। तो ये ध्यान रखिए, ये 3 स्टेज होते हैं, ये आपका पहला स्टेज होता है, ये आपका दूसरा स्टेज होता है, ये आपका तीसरा स्टेज होता है। समझ आ रही बात ना, ये आपका तीसरा स्टेज होता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लॉन्ग रन की बात करते हैं, तो लॉन्ग रन में क्या होता है, ये ऐसा टाइम पीरियड होता है, जो लॉन्ग रन होता है ये आपका ऐसा टाइम पीरियड होता है। ठीक, यहां पर क्या होता है, ऑल फैक्टर और चेंज, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सारे फैक्टर को क्या करते हैं, यहां पर चेंज कर लेते हैं। ऑल फैक्टर का मतलब क्या होता है, यहां पर वेरिएबल के साथ साथ वेरिएबल प्लस फिक्स्ड फैक्टर, यहां पे क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर भी क्या होता है, आपके चेंज होते हैं एज पर प्रोडक्शन। समझ आए बात ना, उत्पादन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर फिक्स फैक्टर के भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, ज्यादा समय। जब आपके पास इनफ टाइम होता है तब आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। कम समय में आप सारी चीजों को चेंज नहीं कर सकते, ओनली वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हैं। मगर जब आपके पास लॉन्ग रन समय होता है, यानी लॉन्ग रन टाइम होता है, उस समय आप क्या करते हैं, सारी चीजों को, फिक्स को भी चेंज कर सकते हो और एज वेल एज वेरिएबल तो चेंज होता ही हो। समझ आए बात ना, ठीक। तो यही चीज बोल रहा है यहाँ पर कि आप यहाँ पर क्या करते हो, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर आप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करते हो, लैंड को भी बढ़ा सकते हो ना, जगह भाई दूसरी जमीन भी ले सकते हो, लेबर भी बढ़ा सकते हो, ठीक, रॉ मटेरियल भी बढ़ा सकते हो। यहां पे सिर्फ एक फैक्टर नहीं बढ़ा, सारे फैक्टर बढ़ा सकते हो। रॉ मटेरियल भी बढ़ा सकते हो, ठीक, कैपिटल भी बढ़ा सकते हो। समझ रहे बात ना, कैपिटल भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप सब कुछ बढ़ा सकते हो। अगर आपको प्रोडक्शन आपको ज्यादा करनी है तो आपको यहाँ पे सारे फैक्टर को क्या कर सकते हो, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। समझ आ रही बात ना, तो ये लॉन्ग रन में होता है। और ये लॉन्ग रन में हम लोग कौन सा लॉ पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। समझ आ रही बात ना, इसको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोल सकते हैं। समझ आ रही बात ना, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, जब शॉर्ट रन की बात करते हैं, जब हम लोग प्रोडक्शन के बारे में शॉर्ट रन पढ़ते हैं, तब हम लोग कौन सा लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। तब हम लोग कौन सा लॉ पढ़ते हैं, यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तब हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये ध्यान रखिए, एमसीक्यू में बनता है। शॉर्ट रन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। मगर जब लॉन्ग रन की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिटर्न टू अ स्केल की बात करते हैं। समझ आ रही बात ना, रिटर्न टू अ स्केल की बात करते हैं, ठीक। अगर देखिए दोनों अलग है, इसको अलग कर देता हूं मैं, ठीक। अगर इसकी बात करते हैं, इसके 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज क्या होता है, पहला स्टेज क्या होता है आपका, यहाँ पर भाई आपको यहाँ पर क्या होता है, भाई आपने फैक्टर बढ़ाया तो स्टार्टिंग क्या होगा, सारी चीजें इंक्रीज होगी, ठीक। तो पहला क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज होता है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक।
फिर दूसरा क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, डिक्लाइन होने लगता है। समझ आ रही बात ना। फिर इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक, ये एरो जो बना डिक्रीजिंग का बना, ठीक। उसके बाद फिर होता है आपका यहाँ पर क्या होता है, डिक्लाइन करने लगता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके भी 3 स्टेज होते हैं, यानी बस इतना ध्यान रखिए दोनों लगभग सेम है ना, दोनों लगभग सेम है। ये आपका शॉर्ट रन के लिए होता है और ये आपका लॉन्ग रन के लिए होता है। समझ आए बात ना। यहाँ पर सारे फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, यहाँ पर आप सारे फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ आप एक फैक्टर को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चेंज कर सकते हो। समझ आ रही बात ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन में आपका शॉर्ट रन की बात करते हैं तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं। समझ आई बात ना। ठीक, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि द सेकंड ग्लास ऑफ एप्पल जूस गिव लेसर सेटिस्फैक्शन टू द समर, ठीक, कंज्यूमर। जैसे यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक होता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यानी डीएमयू, ठीक। अगर मैं लॉ ऑफ डीएमयू की बात करता हूं यहां पर, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब कोई पर्सन जितना यूनिट कंज्यूम करता है, जैसे से आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है आपका, कम होने लगता है। जैसे मान लीजिए आपको खूब तेज प्यास लगी थी, ठीक, खूब तेज प्यास लगी थी, आप जब पहली गिलास पानी पीते हो तो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी संतुष्टि आपको क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। मगर जब आप दूसरी गिलास पानी पीते हो तो आपको पहली वाली गिलास जब पानी पिया था आपने उसके कंपैरिजन संतुष्टि आपको कम मिलेगी। फिर जब तीसरी गिलास आप पिएंगे तो और कम संतुष्टि मिलेगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पी ही नहीं पाओगे। समझ आ रही बात ना। ठीक है, ध्यान है। जैसे आप क्या करते हो, पिज्जा खाते हो तो पहला स्लाइस खाते हो तो उससे मिलने वाला संतुष्टि बहुत अच्छा होता है, कहते हैं नहीं बहुत टेस्टी है। फिर जब दूसरा स्लाइस खाते हो तो उससे मिलने वाला संतुष्टि क्या होता है, मतलब सेटिस्फैक्शन क्या होता है, थोड़ा कम होता है। फिर तीसरा स्लाइस खाते हो फिर थोड़ा सा और कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब चौथा खाते हो मतलब एक लिमिट के बाद क्या होता है, आप खाना बंद कर देते हो। समझ आ रही बात ना। तो ये चीज बोल रहा है कि जब कोई पर्सन जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है, गिरता जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू बोलते हैं। समझ आ रही बात ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे ऐसा क्या होगा आपका यूनिट ऑफ कंज्यूम, जैसे जैसे आपका यूनिट ऑफ कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ता रहता है। ठीक, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है वो क्या करने लगता है, डिक्लाइन करने लगता है। समझ आ रही बात ना। ये क्या बोलता है आपका लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है। समझ आ रही बात ना। ठीक, उसके बाद तो यही चीज बोल रहा है कि जब सेकंड ग्लास, यानी कि पहला ग्लास आपने एप्पल का जूस पी लिया था, जब सेकंड ग्लास एप्पल का जूस आपने पिया तो उससे जो आपका संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, वो क्या हो रहा है, कंज्यूमर को कम हो रहा है, लेजर हो रहा है। तो यानी किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू को फॉलो कर रहा है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट यहाँ पर, लॉ ऑफ डीएमयू यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझ आ रही बात ना। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आ रही बात ना। ठीक, ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है, और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, कंजप्शन की बात कर रहा है। जब कंजप्शन की बात कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ डीएमयू होगा। ठीक, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, जब प्राइस बढ़ती है, ठीक, जब आपकी क्या होती है यहाँ पर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई क्या होता है यहाँ पर ज्यादा कर देता है प्रोड्यूसर। ठीक, ऐसा समझिए। लॉ ऑफ सप्लाई आपका ये बोलता है कि जब प्राइस बढ़ती है, जब कोई चीज महंगी होती है तो वहां पर आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, यानी प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ज्यादा होता है। जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो गया तो सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी कि नहीं होगी। मगर जब प्राइस कम होती है तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, कम होता है। तो सप्लाई भी क्या करता है, प्रोड्यूसर कम करता है। भाई अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, मुझे कोई सामान जितना ज्यादा महंगा बेच सकूंगा उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिलेगा, और जिस चीज में मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उसी सामान को मैं क्या करूंगा, ज्यादा बेचने का ट्राई करूंगा। भाई मैं पेंसिल भी बनाता था और इरेजर भी बनाता था, मुझे इरेजर में बहुत ज्यादा पैसा बचता था, तो मेरी सबसे पहला फोकस किस पर रहेगा, इरेजर बेचने पर रहेगा, क्योंकि इरेजर पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो ये चीज बोल रहा है कि एक प्रोड्यूसर को जिस पर जितना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है उसको क्या करता है, उसकी सप्लाई उतनी ही ज्यादा करता है। ठीक, तो ये क्या था आज का सेशन था आपका, ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट है। समझ आ रही बात ना। ठीक, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, इस वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। और भाई हम लोग डेली यहाँ पर 9 बजे हमारी क्लास होती है। कल आपके अकाउंट्स की क्लास रहेगी। ठीक, थ्योरी पोर्शन मैं देखता हूँ, न्यूमेरिकल पोर्शन अमिताभ सर देखते हैं। ठीक, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे सब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ठीक,
टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम में मैंने सारे क्वेश्चन को उठाया, सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखिए मैं जितने भी एमसीक्यू करा रहा हूँ सब एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करा रहा हूँ, समझ आ रही बात ना? तो आप देख ही रहे होंगे, ठीक। तो लाइक कमेंट्स जरूर करिएगा, और जो भी आपका डाउट होगा, ठीक, या फिर आपकी कोई क्वेरी होगी तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके चीजें पूछ सकते हैं, कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, ठीक। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।